नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हिमांशु सोनकर। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। योजना के अंतर्गत आने वाली 3 आवेदन, स्वीकृति और आहरण की श्रेणी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। इस योजना में 6,40,000 आवेदन किए गए थे। प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ और अलीगढ़ योजना के तहत टॉप पर है, जबकि चौथे स्थान पर प्रयागराज, इंदौर 5वें स्थान पर, भोपाल 6ठे, गोरखपुर 7वें, हैदराबाद 8वें, गाजियाबाद 9वें और कानपुर 10वें स्थान पर रहा। योजना के तहत 2,59,147 लाभार्थियों को ऋण दिए गए हैं। योजना के अंतर्गत 3,62,785 स्ट्रीट वेंडरों को लोन स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लखनऊ, आगरा और वाराणसी के स्ट्रीट वेंडरों में से आगरा के वेंडरों से बातचीत करेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत शुरू की गई ये योजना अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। योजना से स्ट्रीट वेंडरों और अर्थव्यवस्था को कितना मिलेगा लाभ, आज करेंगे इसी पर चर्चा अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ कौन मेहमान है, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। हमारे बीच में रहेंगे एसबी सिंह साहब हैं, चेयरमैन हैं आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से, और साथ में रहेंगे वरिष्ठ अर्थशास्त्री एमके अग्रवाल साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों कार्यक्रम में। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा और सबसे पहले यही समझना चाहूँगा कि ये जो अर्थव्यवस्था है, खासकर कोरोना काल के कारण जो अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई, उसको देखते हुए जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार ने इस तरह के इनिशिएटिव लिए अलग अलग योजनाओं में, चाहे हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करें, चाहे मुद्रा योजना हो या फिर और दूसरी भी इस तरह की, तो क्या लगता है कि कितना अहम योगदान है इन योजनाओं का, खासकर अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए? देखिए, कोरोना संकट एक मुद्दा है, लेकिन अगर हम प्रारंभ से ही देखें तो स्थिति ये रही है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स रहे हैं, फेरी वाले दुकानदार रहे हैं, ये एक तो स्वरोजगार में लिप्त है। ये सरकार पर निर्भर नहीं है, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है कि सरकार मुफ्त में ना सही, लेकिन ऋण सुविधा जो आवश्यकता होती है वो उपलब्ध कराए। तो उसको देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है, खासतौर पर कोरोना के बाद जब उनकी पूंजी थी, काफी लोगों पूंजी खा पी कर बराबर किए, या बाजार का ऋण थोड़ा बहुत रहा होगा, तो वो भी कर लिया गया। तो ऐसे में ये 10,000 रुपए का भी उनको ऋण मिलता है, बैंक से ऋण मिलता है, तो इसके कई लाभ हैं जी। और ये महत्वाकांक्षी योजना, जैसे आपने कहा कि लगभग 50 लाख ऋण इस प्रकार से देने की योजना है 2022 तक, मार्च 2022 तक ये देने की योजना है। तो महत्वाकांक्षी तो हो ही जाता है, लेकिन कुल मिलाकर एक स्थिति ये भी बनती है कि इस तरह के लोगों को बैंक से जुड़ने का एक नया तरीका सामने आएगा। अभी तक इस वर्ग के लोगों को बैंक से जुड़ने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जनधन अकाउंट था, लेकिन उसका अपना एक अलग सिस्टम था, और यहाँ पर खासतौर पर अर्बन क्षेत्र में ये लागू नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में 10,000 रुपए का भी ऋण मिल रहा है, जिस पर सब्सिडी भी मिल रही है। अभी सिंह साहब उसको बताएंगे कि किस प्रकार से उस पर जो है लाभ उठा सकते हैं जो लाभार्थी यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार ऋण मिल गया वहीं पर बात समाप्त हो जाती है। इनको ये इस तरह से बैंक से जुड़ने में मदद मिलेगी और बैंक में अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करने में मदद मिलेगी, और तमामों और इसका मनोबल बढ़ेगा कि किसी भी संकट के समय बजाय इसके कि इधर उधर भटकना, तो वो बहुत अच्छा एक कदम कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण कदम बैंकों की भी होगी इसमें। चलते हैं अपने मेहमान एसबी सिंह साहब के पास। सिंह साहब, जिस तरह से ओवरऑल स्थिति है बन रही है, लगता है कि हाँ, स्ट्रीट वेंडरों को, जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा कि ऐसे जो वर्ग था अभी तक जो बैंकों से अछूता रहा, वो उनको आसानी होगी और ज़्यादा बैंकों से कनेक्ट होने की। उन्हें जो अभी तक वो धन्ना सेठों या साहूकारों के चंगुल में रहते थे, उनसे निजात मिलती हुई दिख रही है। हाँ, देखिए, दो चीज़ें इसमें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ रही हैं। पहला तो ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स को पहले हम लोग ये मानते थे कि उनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है,
जब वो आते थे, बैंक में जाते थे, खाता खोलने में तो पूछा जाता था आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ व्यवसाय करते हैं, आपको कोई लाइसेंस मिला है या नहीं मिला है। जी। तो अभी तक बहुत कम लोगों को लाइसेंस भी दिए गए थे। इस प्रक्रिया के दौरान ये देखा गया कि काफ़ी लोगों को लाइसेंस दिए गए। जिन लोगों को लाइसेंस नहीं भी दिए गए उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के बेस पर जो स्थानीय निकाय हैं उनके द्वारा दिया जा रहा है, जिसके जरिए हम लोग इन सुविधाओं को दे रहे हैं। और ये वो तबका है, अगर आप इसको देखें, जो अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा ब्याज दर पर अभी तक पैसे ले रहा था। जी। किसी आदमी को फूल बेचना है, मंदिर के सामने फूल की दुकान लगाता है, सब्जी बेचना है, तो वो 2-3 हज़ार रुपए का दिन भर में सामान खरीदता था और उस पर सीधे सीधे 10% के हिसाब से 1000 रुपए पे 1100 रुपए वापस शाम को वो मनी लेंडर को करता था। जी। तो अब उन लोगों के बैंक में आ जाने से उनको बहुत सहूलियत होगी और उनको जो ब्याज देना पड़ रहा है 9-10% का, कुछ बैंकें 9% ले रही, कुछ 10, उस पर भी 7% का गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रहा है। जी। तो इस तरीके से उनको बिल्कुल कह लीजिए मामूली ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है। और दूसरी चीज़ है, जो उनकी पहचान की बात थी उसको स्थापित किया जा सकता है, जिससे वो भविष्य में भी अपना कार्य और अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि जैसे आपने 7% ब्याज सब्सिडी की बात करी, तो ये किसके लिए है? खासकर जो लोन ले रहे हैं, क्या उसका प्रोविज़न है कि उनको सब्सिडी मिले? लोन लेते ही उनको सब्सिडी मिल जाएगी या समय से पहले जमा करने पर है? किस तरह के इसके जो नॉर्म्स हैं वो ये थोड़ा जो समझना सब्सिडी चाहूँगा। है वो ब्याज की सब्सिडी है। जी। तो जब ब्याज क्वार्टरली बेसिस पर रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट से मिलेगा इसका, अच्छा। तो वो उनके खाते में जमा हो जाएगा और जो बाकी ब्याज है वो उनको अपने खाते से देना पड़ेगा। एक दूसरा भी इसमें है कि अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं जी। तो महीने में उनको अधिकतम 100 रुपए का इंसेंटिव उसके लिए भी दिया जाएगा। जी। तो पहले अगर आप 50 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, निम्नतम 25 रुपए का पर ट्रांजैक्शन, तो आपको 50 रुपए, उसके बाद 50 से ऊपर जब आप जाएंगे तो 100 ट्रांजैक्शन तक 25 रुपए, उसके बाद फिर 100 ट्रांजैक्शन करने पर 25 रुपए और। तो आप ये मानिए कि अगर आप 10,000 रुपए का ऋण ले रहे हैं और 12 महीने में आप चुकता करते हैं तो 1200 रुपए का ये सब्सिडी भी आपको मिल रही है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करने से आपको। और इसमें क्या होगा कि छोटे पेमेंट के लिए आपको बैंक भी नहीं जाना नहीं डिजिटल पड़ेगा। पेमेंट मिल गया। अदरवाइज आपको बैंक जाने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम अपना जो है देना पड़ता किराया था। भाड़ा लगता है, उसमें भी हाँ, चीज रखती है, तो वो उन बचत चीजों से आपकी बचत हो जाएगी और वो आपका आय का स्रोत भी बन जाएगा। ठीक है। अग्रवाल साहब, ये एक चीज़ ये भी हम देखे हैं, जो ये सेक्टर है खासतौर पर हम देखें कि जो हमारी जीडीपी है उसका 50% जो हिस्सेदारी है वो इसी से आती है। तो क्या लगता है कि इस तरह की योजनाओं को और ज़्यादा महत्व दिए जाने की ज़रूरत है? क्योंकि हमारे देश में इस तरह के सेक्टर्स बहुत हैं जहाँ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है लोन की। ये उसमें हेल्प भी करता है अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में। देखिए 50% नहीं आता जीडीपी का जी। बहुत कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वह स्वरोजगार में लिप्त है। मैंने शुरू में कहा ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जहां रोजगार का संकट है, पढ़े लिखे लोग रोजगार के लिए संघर्षशील जी। और कभी आ रही है नौकरी, कभी जा रही है, तमामों दिक्कतें हैं। तो ऐसे में क्या है कि अपना व्यापार, अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित करते, भले कि किसी सड़क के किनारे ठेला लगाने वाला हो, खोमचा लगाने, उसकी एक क्रेडिबिलिटी होती है, उसका भी एक व्यापार है, एक यूनिट है। और कई बार आप इसको अगर सक्सेस स्टोरीज में देखेंगे जी। तो इसी स्ट्रीट वेंडर्स में लोगों ने बड़े बड़े व्यापार किए हैं। ऐसे भी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगे और इनका परिवार भी वहां पर साथ रहता है कई दफे कि वो भी मदद करता है इन लोगों को। तो ये बहुत बड़ा रोजगार, आप इससे सोचिए कि 50 लाख इस तरह के ऋण की व्यवस्था है जी। अगर इसको 5 से आप गुणा करेंगे तो यानी कि 2.5 करोड़ तो केवल लोग आबादी का यही हो गए। और ये पूरा नहीं है, जबकि इसमें तमामों और लोग हैं। हाँ, तो जो ये तमामों अनौपचारिक कहने सेक्टर्स का में मतलब ये कि बहुत बड़ा वर्ग है। जी। और अगर जहां तक ऋण की अभी 10,000 रुपए तक की सीमा रखी गई है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि वो अपने को बैंकेबल और बना सकते हैं समय पर ऋण की अदायगी करके, या उनके पास कोई एसेट है उसके द्वारा, या किसी भी प्रकार से, तो बैंक से जब एक बार उनका तालमेल बढ़ेगा तो अपना व्यापार भी बढ़ा सकते हैं, बच्चों को भी आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं और 10,000 तक सीमित नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये योजना प्रारंभिक दौर पर लोगों को बैंक से जोड़ने की है, तात्कालिक चुनौतियों से लड़ने के लिए है, ये बात ठीक है, लेकिन इसके दीर्घकालीन परिणाम हम लोग देख सकते हैं और पॉजिटिव होंगे।
जैसा अभी सिंह साहब कह रहे थे कि पहले क्या था कि ऋण आसानी से नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो इसका ब्याज दर, आप सोचिए किसी ने मान लीजिए 2000 रुपया लिया दिन में, शाम को पता लगा 200 रुपया देना है। इस तरह के केसेस आपको मिलते हैं, यानी कि 200 रुपए स्पॉट जी। यहाँ पर पूरा 10,000 में 200 रुपया शायद उसका पड़ेगा, साल भर में जाकर के पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा जो आ रहा है 7% की जो सब्सिडी है, अगर समय पर वो देते हैं तो उनके खाते में वो आ जाएगा। बैंक को तो अदा करना पड़ेगा, लेकिन वो उनके खाते में सरकार भेजेगी। और इसी प्रकार से जो अदर इंसेंटिव हैं डिजिटल के माध्यम से हैं, तो यानी कि सरकार इसको भी अवसर के रूप में देख रही है। एक तरफ मदद करना, दूसरा उनको मेन स्ट्रीम में लाना, दूसरा उनको मॉडर्न इकोनॉमी में अपने को जोड़ करके आगे बढ़ लेना। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है जिसे हमें देखना होगा। एक कलेक्टिव प्रयास है। सर सिंह साहब, जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा कि ये कलेक्टिव प्रयास है, ओवरऑल जो स्थिति रही है, सिंह साहब अग्रवाल साहब का कहने का मतलब यही है कि जो अभी तक सिस्टम में नहीं थे उनको एक सिस्टम में भी लाने का एक प्रयास है। देखिए, जब तक हम लोग विकास की परिकल्पना, कोई भी परिकल्पना तब तक पूरी नहीं होगी जब तक उसका बड़ा तबका जो इस तरीके का है वो हमारे मेन स्ट्रीम में ना आए। मेन स्ट्रीम में आने के लिए आपको 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहला ये है कि उनका जो व्यापार है वो उचित व्यापार है, उसका पूरे तरीके से नियम कानून का पालन हो रहा है। दूसरा, उस व्यापार को करने के लिए उसको ऋण सुविधा या जो भी सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं। और तीसरा ये है, अगर वो अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहे तो क्या उसके लिए उचित अवसर हैं। तो इस योजना में आप देखिए तीनों चीजें हो रही हैं। पहला ये है कि इसको बैंक की ऋण से आच्छादित किया गया, बैंक का ऋण कम दर पर उनको मिले और अन्य सुविधाएं मिले, इसका ध्यान रखा गया है। उन पर किसी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन का भी इस बार लोड नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी उत्तर प्रदेश की जो है जो स्टैम्प पेपर लगते थे वो भी माफ कर दिए हैं। तो इस तरीके से, और अगर वो करना चाहें तो ये है कि पहली बार जब वो रिपे करेंगे लोन अपना 10,000 का, तो 20,000 की उनकी एलिजिबिलिटी बनेगी, तो दोबारा वो 20,000 का भी लोन ले सकते हैं। और उसके बाद अगर वो व्यापार अपना बढ़ाते हैं तो अपने व्यवसाय के हिसाब से उनको ऋण जो है वो दिया जा सकता है। तो इस तरीके से तीनों जो चीजें हैं, पहला उनको प्रतिस्थापित करना, उनको स्वीकार करना कि उनके पास अब वेंडिंग का लाइसेंस भी उनको मिल जाएगा, जो अभी तक चीजें प्रॉब्लम की आती थी। जी जी। तो उसके क्या होता था कि जो अदरवाइज उनको प्रॉब्लम्स आती थी, करप्शन होता था, ये सब चीजें होती थी, वो खत्म हो जाएंगी। और तीसरा, व्यापार बढ़ाने के लिए उनको जो है वो भी बैंक से सुविधाएं मिलने लगेंगी। प्रदेश में अगर हम ओवरऑल डाटा की बात करें तो जो सर्टिफाइड वेंडर्स हैं वो लगभग 6,68,000 जो वेंडर्स हैं, ये एक बड़ा फिगर है। और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं सर, जो एक बड़ा वर्क है, इनको ज़्यादा डिमांड की ज़रूरत रहती है। इसको एक तरह देखें कि जैसे कि एमएसएमई सेक्टर है, उस तरह से उसको मजबूत करने का प्रयास है इस योजना के माध्यम से। देखिए, एमएसएमई का एक ये सप्लाई लिंक और मार्केटिंग लिंक के रूप में काम कर सकता है। अच्छा। और दूसरा ये है कि जो डेटा है ये तो सर्टिफाइड है, लेकिन इसका कई गुना डेटा है कि जो अभी, जैसे भी सिंह साहब भी कह रहे थे, उनको भी लोकल बॉडीज से उनको इस प्रकार का बहुतों ने सर्टिफिकेट लिया ही नहीं, वेंडिंग लिया ही नहीं। कुछ लोग फेरी वाले हैं वो लेते ही नहीं, कुछ लोग मान लीजिए हैं वो भी नहीं लेते हैं, भले की सड़क पर बैठ रहे हैं। कुछ लोग इसलिए लेते हैं कि चलिए वो ले लेते हैं कि जिससे उनका स्थान नियत रहे। आप सब्जी वाले को देखिए, बहुत से लोग चल रहे हैं साइकिल से चलकर बेच रहे हैं। अभी आप दीपावली पर देखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए लोग लगाएंगे, जो लोग कभी नहीं लगाते थे वो त्योहारों पर खूब लगाते हैं। दीपावली आएगा, होली आएगा, ईद आएगा, आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। तो यदि उनको इस तरफ आकर्षित किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बुराई नहीं है। लोग यहाँ पर भी अच्छा भला, आप सोचिए, यदि मान लीजिए शाम को 200, 300, 400 रुपया डेली कमा लेते हैं, ठीक है, बीच बीच में बंद रहता है, बारिश हो गई, कोई वजह हो गई, बंद हो गया, व्यापार बंद है, यानी कि आप सोचिए 10,000 रुपए, 15,000 रुपए यदि माहवारी कमा लेते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, एक स्किल्ड हाईली पेड एजुकेशन जिसको कहते हैं, करने के बावजूद 10,000, 15,000 की जॉब नसीब नहीं है। और यहाँ पर स्वरोजगार है, अगर परिवार के लोग जुड़ते हैं तो उससे उनका व्यापार आगे बढ़ सकता है। कई लोग क्या होता है, इसलिए भी उनका लाइसेंस नहीं है
कि वो बाजार करते हैं। बाजार क्या एक शब्द होता है कि आज मान लीजिए कि यहाँ पर है बेहटा में बाजार लगा है, जी। कल वो 20 किलोमीटर दूसरी तरफ लगा है, साप्ताहिक बाजार जो होती है साप्ताहिक शहर बाजार जो लगते हैं, मान लीजिए बुध बाजार लगा है अपने यहाँ, तो वो इस तरह जाते हैं, तो उनके लाइसेंस नहीं होते, लेकिन आवश्यकता उनको भी है, ऋण की आवश्यकता उनको भी है। और सबको 10,000 ही नहीं चाहिए होता है, मैं ये भी बताऊं। बिल्कुल। कई लोग ऐसे हैं, जैसे कई अखबार वाले आते हैं, वो कहते हैं 5,000 रुपया मिल जाए तो हमारा काम चल जाए, क्योंकि जो मिला था वो खा पी के बराबर हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो छोटी छोटी रकम कई बार चाहिए होता है, हर एक को 10,000 नहीं चाहिए। बिल्कुल। हो सकता है बहुतों को 10,000 से ज्यादा चाहिए, लेकिन इसमें जो मैं दीर्घ काल में देख रहा हूं, जो त्वरित में जैसे है, जैसे आपने बताया, उसी चीज को मैं दूसरे रूप में कह रहा हूं कि त्वरित में उनकी तात्कालिक जो पूंजी की आवश्यकता है वो हो गई। फिर उनको एक बैंक का चस्का लगेगा कि बैंक से हम जुड़ें, और बैंक से जुड़ने के कारण उनको कम ब्याज दर पर या कि नगण्य ब्याज दर पर, जी। आप सोचें, तो उनको अगर धन मिल रहा है तो उनको लगेगा नहीं हम काम थोड़ा और बढ़ा लें। मान लीजिए उनके पास कोई और वजह है, कहीं 10-20 हजार की एफडी हो गई, तो कहेंगे अच्छा चलो इससे भी हम काम ले लेते हैं, इस पर ऋण लेकर के तुरंत चुका देंगे, या थोड़ी बहुत और तमामों चीजें हो सकती हैं। धीरे धीरे व्यापार बढ़ाने की इनकी नीयत बढ़ेगी। जो सामान अभी रख रहे हैं, अभी आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि खिलौने की दुकान लगाएंगे दीपावली पर, 10,000 रुपया पर्याप्त नहीं है, लेकिन 10,000 रुपए यदि उनको अतिरिक्त मिल जाता है बैंक से, तो आप सोचिए वो बहुत बड़ा काम अपना बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा, उनको एक अपनत्व की फीलिंग होगी कि सरकार भी उनके साथ है, समाज भी उनके साथ है। अभी तक उनसे क्या क्या बात करते हैं वो, ऐसा हमको कौन पूछ रहा है, हमें पूछने वाला कौन है, हम तो बस सड़क के किनारे बैठे हैं। जब उनको लगेगा कि नहीं वो भी अर्थव्यवस्था की, बैंकिंग की मुख्य धारा के एक किरदार है, तो उनका भी एक मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। बहुत जरूरी है। सिंह साहब, आपने अग्रवाल साहब को सुना, ये जो सेक्टर है इनमें 6,68,000 जो रजिस्टर्ड हैं, वेंडर्स हैं, इनके अलावा जिनकी बात अग्रवाल साहब कर रहे हैं, उनको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए खास तौर पर काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और औपचारिक रूप से वो काम कर रहे हैं, उनके पास पेपर वर्क की कमियां तो होती ही हैं। ऐसे में बैंकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो किस तरह से, क्योंकि दिक्कतें अल्टीमेटली वहीं पे आती हैं, तो ये दिक्कत जो है सर, इसको कैसे हम सॉल्व करें, या इसका कोई प्रोविज़न है? हाँ, आपने जो कहा कि 6,48,000, तो जो हमारी आज की फिगर है जी, 6,40,000 ऋण उत्तर प्रदेश में स्वीकृत किए जा चुके हैं। बिल्कुल। इसका मतलब कि हम लोगों ने सैद्धांतिक रूप से देख लिया कि वो ऋण देने के लायक हैं। ठीक है, यानी कि इसमें वो वेंडर्स भी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं। हाँ, उसमें क्या था कि जो 23 तारीख को हम लोगों ने पहला लॉकडाउन किया था, जी, तो 24 तारीख के पहले जो वेंडर्स रजिस्टर्ड थी या उनको चिन्हित कर लिया गया था, उनका रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिटी कार्ड नहीं बन पाया था, या उसके बाद भी जो नए लोग आए हैं, क्योंकि ये देखा गया कुछ माइग्रेटरी वर्कर्स जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर से आए, तो उनको भी कोई काम नहीं मिला, तो वो लोग भी ये काम करने लगे, तो उनको भी इसमें आच्छादित किया गया है, बनिस्बत कि वो अपना कोई ये प्रूफ दे पाए कि हम ये काम कर रहे हैं। और वो लोकल जो नगर निगम हैं या नगर पालिका है, वहाँ जाकर अपना प्रमाण पत्र इस बात का ले सकते हैं, और वो हम एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे तो उसके बेस पर उनको किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें उन लोगों को भी आच्छादित किया गया है जो शहर में नहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, लेकिन रोज आके अपना कार्य जो है वो शहरी क्षेत्र में करते हैं। तो इस तरीके से ये जो नंबर है, ये काफी नंबर बढ़ेगा भी। अभी स्कीम चल रही है, अभी तो बहुत कम दिन हुए हैं, 2 जुलाई को लॉन्च हुई है। हाँ, प्रचार प्रसार हो रहा है। अब लोगों को अभी तो शुरू में क्या होता, देखिए, एक होता है कि मेंटल हमारा ब्लॉक होता है कि हम 3 साल से कोशिश कर रहे थे, लोन नहीं मिला, 2 महीने से कोशिश कर, तो अब लोन नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो देखेंगे हमारे अड़ोस पड़ोस लोगों वालों को लोन मिल रहा है, हमारे साथ जो काम कर रहे थे उनको लोन मिल रहा है, तो वो लोग भी बैंक की तरफ आएंगे, तो उससे भी ये नंबर बढ़ेगा। तो हमको तो ये लगता है कि ये नंबर जितना आप बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड नंबर है, कम से कम उत्तर प्रदेश इनसे 2 गुना जो है उतने लोगों को ऋण देगा कम से कम इस स्कीम में। पूरे देश में आप देख लीजिए, 50 लाख का एस्टिमेट था और 24,60,000 के आसपास हम लोग ऑलरेडी स्वीकृति जो है वो दे चुके हैं अब तक।
बिल्कुल, तो बहुत स्कोप इसमें है। ये बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। इसमें और भी संख्या तेजी से बढ़ेगी, खासकर उन स्ट्रीट वेंडरों की जिनके पास अभी तक किसी तरह का कागजी या उस तरह का पेपर वर्क नहीं पूरा कर पा रहे थे। फिलहाल बढ़ेंगे MK अग्रवाल की ओर। सर, एक चीज़ ये हम इसको देखेंगे कि जो कोरोना के बाद जो स्थिति बनी अर्थव्यवस्था में, वो ढीलापन आया। हम अगर देखें, जो चीन है हमारे से, उसकी GDP हमसे बहुत आगे रही है, या ऐसे काल में भी वो प्लस में रहा। हम सभी दुनिया के जितने भी देश रहे वो माइनस में रहे। तो ऐसा क्या कारण रहा है? उनकी अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत पहलू यही MSME सेक्टर, या फिर इस तरह के जो स्वरोजगार वाले हैं वो उनका ज़्यादा होना है? देखिए, स्वरोजगार के बिना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को, इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ा सकता है। स्वरोजगार एक अति आवश्यक है, और भारत जैसी स्थिति में MSME का होना आवश्यक है। चाइना में भी आप देखेंगे तो MSME का एक नेटवर्क है। उनके यहाँ एक चीज और हुआ है, बड़े उद्योगों का बहुत बड़ा मायाजाल फैला है। अच्छा, बहुत बड़ा है सब। आप देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो पिछले जो है 2 दशकों में उनके यहाँ हो रहा है। लेकिन अब स्थिति बदल गई, क्योंकि चाइना और भारत में एक अंतर है जी। चाइना के साथ एक जो अब चीजें पहले कुछ ही लोगों को पता थी, रिसर्चर्स को पता थी, जो बहुत दिलचस्पी लेते थे उनको पता थी। चाइना एक जिसको कहते हैं अविश्वसनीय राष्ट्र है, जिसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, जो अनैतिकता के साथ चलता है। भारत की आम जनता भी नैतिकता के साथ चलती है। वो भले की पटरी दुकानदार हो, लेकिन वो भी, मैंने कहा ना, स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ और आत्मविश्वास के साथ राष्ट्र के साथ चलता है। आप देखिए, जो इतनी एप्लीकेशन आई, क्यों आई? क्योंकि राष्ट्र के साथ जुड़ के चलना चाहता है। इतना बड़ा रोजगार का संकट आया, उसके बावजूद आप देखिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। बिल्कुल। जबकि बेरोजगारी हुई। यहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके अपने पास पूंजी रही होगी, खा पी पाए होंगे, लेकिन उन्होंने उस संकट को में भी नैतिकता का दामन नहीं छोड़ा, राष्ट्रीयता का दामन नहीं छोड़ा। ऐसे में जो ये कार्य हो रहा है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाना, ये वो वाली नियत से काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए वहां पर माइक्रो फाइनेंस के तहत काम ग्रामीण अंचल में हो रहा था, तो शहरी अंचल में भी ये लगभग उसी प्रकार का काम है, और इसमें बहुत बढ़ चढ़कर काम होने की अभी आवश्यकता है। मेरे पास समय की कमी है, हम आखिरी एक सवाल लेंगे SB सिंह साहब से। सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा फिलहाल कि हमारे जो वो दर्शक हैं जिनको इसकी ज़रूरत है स्वनिधि योजना की, वो आप तक कैसे पहुँचे? कि स्वनिधि योजना में एक MSME पोर्टल बनाया गया है, जो हमारे सिडबी ने बनाया है जी, और इसका पूरी तरीके से एप्लीकेशन स्पॉन्सरिंग जो है वो स्थानीय जो निकाय, हमारे शहरी निकाय हैं, उनके जरिए होती है। तो अपने सभासद के माध्यम से या खुद वो स्थानीय निकाय में जाकर अपना प्रार्थना पत्र ऑनलाइन भी भर सकते हैं और वहां जाकर भी भर सकते हैं। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र, उनका जो है आवेदन पत्र, वो संबंधित बैंक शाखा को भेज दिया जाएगा और उनको तुरंत ऋण की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो फिलहाल सर, आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा दर्शकों, आज हमारे मेहमानों ने जिस तरह से आपको जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, हमें उम्मीद है कि आप उन जानकारियों का फ़ायदा उठाएंगे और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने रोजगार को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।